राजकुमारी, वो जड़ी बूटी लगता है कि हमें नहीं मिलेगा। महाराज ने सख्त मना किया है कि हम घने जंगल की ओर ना जाएं, कहीं कोई खतरा ना हो। अरे कमला, इतना मत घबराओ, बस थोड़ी देर और खोज लेते हैं, फिर हम वापस महल लौट चलेंगे, वादा रहा। तभी सामने से एक दुष्ट तांत्रिक आता हुआ दिखा, जिसका नाम कालिका था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रुकिए राजकुमारी, मैं कई दिनों से आपका इंतजार कर रहा था। आपका रूप देखकर मेरा मन आपको पाने के लिए व्याकुल हो उठा है। आप कौन है साधु? इस तरह अचानक सामने आना उचित नहीं है। कृपया मुझे रास्ता दीजिए, मुझे महल लौटना है। मैं कालिका हूँ, इस जंगल का तपस्वी। मैंने वर्षों तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की हैं। मैं चाहता हूँ आप मुझसे विवाह कर लें। ये क्या कह रहे हैं आप साधु महाराज? राजकुमारी का विवाह राज परिवार की मर्जी से ही होगा। तुम चुप रहो दासी, मैं राजकुमारी से बात कर रहा हूँ, तुम्हारी राय यहाँ नहीं चाहिए। साधु जी, आप एक तपस्वी हैं, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, कृपया अपने मार्ग पर लौट जाइए। क्या? एक राजकुमारी ने एक सिद्ध पुरुष के प्रेम को यूं ठुकरा दिया? ये मेरा घोर अपमान है, इसका मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। ये प्रेम नहीं, केवल आपकी इच्छा है साधु जी। प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती। मैं अपने पिता की अनुमति के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकती। तो ठीक है राजकुमारी, अगर तुम मेरी नहीं बन सकती तो किसी और की भी नहीं बनोगी। ये श्राप भोगो अब तुम। नहीं साधु महाराज, ऐसा मत कीजिए, दया कीजिए राजकुमारी पर। साधु कालिका ने अपने हाथ ऊपर उठाए और मंत्र पढ़ना शुरू किया। राजकुमारी के ऊपर श्राप का पानी फेंक दिया। पल भर में राजकुमारी मयूरी चमकते हुए सोने के सिक्के में बदल गई और जमीन पर गिर पड़ी। कमला डर के मारे चीखने लगी, उसके पैर कांपने लगी। अब से तुम एक सोने के सिक्के में कैद रहोगी राजकुमारी, और इसी रूप में भटकती रहोगी जब तक तुम स्वयं मुझे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करोगी। राजकुमारी, ये क्या हो गया आपको? हे भगवान, अब मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगी? साधु कालिका तुरंत वहां से चला गया। कमला घबराहट में सिक्के को झाड़ियों के पास ही छोड़कर रोते हुए महल की ओर दौड़ पड़ी। कुछ ही देर में कमला हांफती हुई राजमहल के दरबार में पहुंची, जहां राजा वीरसेन और रानी कौशल्या बैठे थे। महाराज, महारानी, बड़ी भयंकर घटना हो गई। राजकुमारी अब हमारे साथ नहीं है। क्या कह रही हो कमला? साफ साफ बताओ, मयूरी को क्या हुआ? तुम अकेली क्यों लौटी हो? कमला, तुम कांप क्यों रही हो? मेरी बेटी कहाँ है? जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। महारानी, एक साधु ने राजकुमारी को विवाह का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने मना किया तो साधु ने क्रोध में श्राप दे दिया, उन्हें सोने के सिक्के में बदल दिया। ये असंभव है। कोई साधु ऐसा अन्याय कैसे कर सकता है? सैनिकों को तुरंत जंगल भेजो, हर कोने की तलाशी ली जाए। मेरी मयूरी, मेरी बच्ची कहाँ खो गई? हे ईश्वर, ये कैसा दुर्भाग्य आ पड़ा हमारे परिवार पर। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में गरीब लकड़हारा भोला अपनी अंधी पत्नी सावित्री के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। सुनिए जी, आज घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है, पर हम दोनों भी कब तक भूखे रहेंगे? कुछ तो उपाय सोचिए। चिंता मत करो सावित्री, मैं आज जंगल जाकर जितनी हो सके उतनी लकड़ी काट कर लाऊंगा। बाजार में बेचकर जो भी मिलेगा उससे अनाज ले आऊंगा। पर जी, मुझे कल रात से डर लग रहा है। जब से आंखों की रोशनी गई है, मन और भी घबराता रहता है। आप जल्दी लौट आइएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं शाम होने से पहले ही लौट आऊंगा। तुम बस अपना ध्यान रखना, दरवाजा बंद रखना जब तक मैं ना आ जाऊं। तभी बाहर जमींदार धनपाल भोला की झोपड़ी के सामने आकर रुका। भोला, बाहर निकल, आज तेरे कर्ज की आखिरी तारीख है। बता, मेरे 5 सोने के सिक्के कहाँ हैं जो तूने पिछले साल उधार लिए थे? मालिक,
थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं आज जंगल जाकर लकड़ी बेचूंगा, फिर धीरे धीरे आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा। बस थोड़ी दया कीजिए। बहुत सुन ली तेरी बातें भोला, अब और मोहलत नहीं मिलेगी। अगर आज शाम तक पैसा नहीं मिला तो मैं तेरी ये झोपड़ी और जमीन दोनों छीन लूंगा। दया कीजिए मालिक, हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे हम अगर आपने हमारा घर भी छीन लिया। थोड़ा रहम कीजिए हम पर। रहम की बातें मुझसे मत करो अंधी औरत, कर्ज लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा, यही दुनिया का नियम है, समझी तुम? जमींदार धनपाल वहां से चला गया। भोला मायूस होकर जमीन पर बैठ गया। भोला भारी मन से कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चला। रास्ते में उसका बचपन का दोस्त हरिया मिल गया। अरे भोला भाई, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? लगता है फिर से कोई मुसीबत आ गई है। बताओ तो सही, क्या हुआ? क्या बताऊं हरिया, जमींदार धनपाल आज शाम तक कर्ज मांग रहा है, वरना घर भी छीन लेगा। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं मैं। इतना मत घबराओ भोला, मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, पर ये 2 सिक्के रख लो, कुछ तो सहारा मिलेगा तुम्हें अभी के लिए। नहीं हरिया, तुम खुद भी गरीब आदमी हो, तुम्हारा भी परिवार है। मैं तुमसे ये नहीं ले सकता, ये उचित नहीं है। दोस्ती में इतना हिसाब नहीं होता भोला, रख लो ये, बाकी का इंतजाम तुम जंगल से लकड़ी बेचकर कर लेना। हिम्मत मत हारो। धन्यवाद हरिया, तुम सच में सच्चे दोस्त हो। ईश्वर करे तुम्हारी भलाई हो। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान जैसी कोई बात नहीं भोला, तुम बस जल्दी लकड़ी काट कर लाओ, मैं भी बाजार में तुम्हारे साथ चलकर मदद कर दूंगा। भोला 2 सिक्के अपनी जेब में रखकर आगे बढ़ गया। उसका मन थोड़ा हल्का हुआ, पर घर छीनने का डर अब भी उसके दिल में बना रहा। राजमहल के भीतर मंत्री दुर्गादास अपने निजी कक्ष में बैठा था। उसका बेटा विक्रम भी वहां आकर बैठ गया। दोनों के चेहरों पर कुछ छिपाने जैसे भाव थे। पिताजी, कब तक हम इसी तरह मंत्री पद पर संतोष करते रहेंगे? मुझे भी तो कभी इस राज्य की गद्दी पर बैठने का अवसर मिलना चाहिए। धैर्य रखो पुत्र, जल्दबाजी से काम बिगड़ जाता है। मैंने बरसों से इसी दिन के लिए योजना बनाई है, बस सही समय का इंतजार है। पर राजा वीरसेन तो प्रजा के बीच बहुत लोकप्रिय हैं पिताजी, उन्हें गद्दी से हटाना इतना आसान तो नहीं होगा। कोई तरकीब बताइए। राजकुमारी मयूरी के गायब होने से राजा पहले ही कमजोर पड़ चुके हैं। अब बस एक झूठा इल्जाम लगाना है, फिर पूरा राज्य हमारी मुट्ठी में होगा। कैसा इल्जाम पिताजी, जल्दी बताइए। मैं भी इस काम में आपकी पूरी मदद करूंगा। आप जो कहें मैं वही करूंगा। मैं राजकोष से चुपचाप कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकालकर राजा के कक्ष में छिपा दूंगा, फिर सबके सामने आरोप लगाऊंगा कि महाराज ने ही राजकोष लूटा है। वाह पिताजी, ये तो बहुत चतुर योजना है। पर अगर सेनापति अर्जुन को शक हो गया तो? वो तो राजा के प्रति बहुत वफादार हैं। सेनापति की चिंता मत करो, मैंने साबूत इतनी सफाई से रखे हैं कि कोई भी शक नहीं करेगा। कल दरबार में ये खेल शुरू होगा। मंत्री दुर्गादास रात होने से पहले चुपचाप राजकोष की ओर बढ़ा। उसने कुछ स्वर्ण मुद्राएं थैली में भरी और राजा की शयन कक्ष की दिशा में चल पड़ा। अगली सुबह राज दरबार भरा हुआ था। राजा वीरसेन सिंहासन पर बैठे थे। चेहरे पर बेटी के गम की छाया अब भी थी। तभी मंत्री दुर्गादास 30 कदमों से अंदर आया। महाराज, क्षमा कीजिए, पर मुझे एक अत्यंत गंभीर बात बतानी है। कल रात राजकोष से बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं चोरी हो गई हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है मंत्री जी? राजकोष की सुरक्षा तो कड़ी है, इसकी जांच तुरंत करवाओ, दोषी को ढूंढ निकालो। महाराज, जांच तो हो चुकी है और मुझे ये बताते हुए बहुत पीड़ा हो रही है कि चोरी हुई मुद्राएं आपकी ही शयन कक्ष में छिपी मिली हैं। ये असंभव है मंत्री जी, महाराज पर ऐसा इल्जाम? मैं वर्षों से महाराज की सेवा कर रहा हूं, वे ऐसा कभी नहीं कर सकते। सेनापति, मैं भी यही चाहता था कि ये झूठ हो, पर प्रमाण स्वयं आपके सामने है। पूरी प्रजा भी ये सुन चुकी है। ये घोर षड्यंत्र है। मैंने अपने राज्य के साथ कभी विश्वासघात नहीं किया। कोई मुझे फंसा रहा है। मंत्री जी,
आप वर्षों से महाराज के साथ खड़े रहे हैं, फिर आज अचानक ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? ये उचित नहीं है। महारानी, मुझे भी दुख है, पर नियम सबके लिए समान है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, महाराज को गद्दी छोड़नी होगी। यही राज्य की परंपरा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा वीरसेन असहाय होकर सिंहासन से नीचे उतरे। सैनिकों ने राजा रानी को महल के बाहर की ओर ले जाना शुरू किया और विक्रम गद्दी की ओर बढ़ने की तैयारी करने लगा। भोला जंगल के भीतर गहराई तक पहुंच चुका था। धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। वो एक पुराने पेड़ के पास रुककर अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगा। आज तो जितनी हो सके उतनी लकड़ी काट लूं, वरना जमींदार धनपाल फिर से घर पर आ धमकेगा। हे भगवान, कुछ तो सहारा दीजिए मुझे। भोला लकड़ी काटते काटते थक गया। तभी उसकी नजर झाड़ियों के पास पड़ी एक चमकती हुई वस्तु पर गई। वो करीब जाकर देखने लगा। अरे ये क्या चमक रहा है यहाँ? लगता है कोई सोने का सिक्का है। इतने घने जंगल में ये यहाँ कैसे आया? कोई गिरा गया होगा शायद। भोला ने सिक्का उठाकर अपनी हथेली पर रखा और गौर से देखने लगा। सिक्का असाधारण रूप से चमक रहा था, मानो जीवित हो। वाह, कितना सुंदर सिक्का है ये। शायद इसी से मेरा कर्ज चुक जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने आज मेरी सुन ली। मेरी सारी मुसीबत टल जाएगी। भोला खुशी से झूमते हुए सिक्का अपनी धोती में बांधकर बचा खुचा काम छोड़ जल्दी जल्दी घर की ओर दौड़ पड़ा। उसके कदमों में आज अजीब सी फुर्ती थी। भोला हांफते हुए झोपड़ी पहुंचा। सावित्री दरवाजे के पास बैठी उसकी आहट पहचानने की कोशिश कर रही थी। सावित्री, आज तो मेरी किस्मत ही बदल गई। जंगल में मुझे एक सुंदर सोने का सिक्का मिला है। अब हमारा कर्ज भी उतर जाएगा। सोने का सिक्का? हे भगवान, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर जरा सोचिए, कहीं ये किसी और का खोया हुआ धन तो नहीं? मैंने बहुत ढूंढा सावित्री, आसपास कोई नहीं था। शायद ईश्वर ने ही हमारी गरीबी देखकर ये भेजा है। चलो अंदर रख देते हैं इसे। भोला ने सिक्का बेड पर रखा। जैसे ही उसने नीचे रखा, अचानक सिक्के से एक मध्यम सी रोशनी निकली और एक धीमी आवाज गूंजी। कृपया मुझे डर मत समझिए भोले भाई, मैं कोई साधारण सिक्का नहीं हूँ। मुझे बचाइए, मैं एक शापित राजकुमारी हूँ। ये आवाज कहाँ से आई? सावित्री, तुमने भी सुना? ये सिक्का तो बोल रहा है। हे ईश्वर, ये क्या चमत्कार है। हाँ जी, मैंने भी सुना। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। मैं देवराज राज्य की राजकुमारी मयूरी हूँ। एक साधु ने मुझे श्राप देकर सिक्का बना दिया। तब से मैं इसी रूप में भटक रही हूँ। राजकुमारी मयूरी? तो ये वही राजकुमारी हैं जिनके गायब होने की खबर पूरे राज्य में फैली थी। सावित्री, हमने तो अनजाने में कितनी बड़ी अमानत पाली है। राजकुमारी जी, आप चिंता मत कीजिए। अब आप हमारे साथ सुरक्षित हैं। बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? ये शाप कैसे टूटेगा? ये श्राप कोई साधारण उपाय से नहीं टूटेगा सावित्री देवी। इसके लिए किसी विशेष सिद्ध साधु का आना आवश्यक है। आप निश्चिंत रहिए राजकुमारी। जब तक वो घड़ी नहीं आती, हम आपको अपनी बेटी की तरह अपने पास सुरक्षित रखेंगे। कोई आंच नहीं आने देंगे आप पर। सावित्री ने सिक्का को अपने पास रख लिया और उसे कपड़े से ढक दिया। भोला दरवाजे के पास जाकर बाहर झांकने लगा। कहीं किसी ने ये रहस्य देख तो नहीं लिया। गांव के चबूतरे पर दो गांव वाले केशव और रामलाल आपस में बातें कर रहे थे। पास से ही भोला अपनी छोटी सी दुकान की ओर जा रहा था। उसके चेहरे पर आज एक अलग सी चमक थी। अरे रामलाल, सुना है क्या? भोला के घर की हालत अचानक कैसे बदल गई? कल उसने अपनी झोपड़ी की छत भी नहीं करवा ली। हाँ भाई, मैंने भी देखा। और उसकी पत्नी सावित्री भी आजकल कह रही थी कि जल्द ही उनके सारे कर्ज उतर जाएंगे। बड़ी अजीब बात है ये। जरूर भोला को जंगल में कुछ मिला होगा, वरना इतना गरीब आदमी अचानक इतना खुश कैसे रह सकता है? कुछ तो राज है इसमें। ये बातचीत जमींदार धनपाल के एक नौकर ने सुन ली, जो अनाज खरीदने चौराहे पर आया था।
वो तुरंत ये खबर लेकर धनपाल की हवेली की ओर दौड़ा। मालिक, एक बड़ी खबर है। गांव में चर्चा है कि भोला को जंगल में कोई जादुई सोने का सिक्का मिला है, तभी से उसके घर की हालत सुधर गई है। जादुई सिक्का? ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। वो कंगाल भोला अचानक इतना धनवान कैसे हो सकता है? जरूर कुछ छुपा रहा है वो। मालिक, गांव वाले तो ये भी कह रहे हैं कि वो सिक्का साधारण नहीं है, उसमें कोई अद्भुत शक्ति है, इसीलिए भोला उसे छुपा कर रखता है। अगर ऐसा है तो वो सिक्का मेरे पास होना चाहिए। भोला जैसे गरीब आदमी के पास इतनी बड़ी शक्ति रहना उचित नहीं है। धनपाल तुरंत उठा और अपने नौकर के साथ लेकर भोला की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। उसके मन में लालच की आग धधक उठी थी। धनपाल हवेली से सीधा भोला के घर पहुंचा। भोला और सावित्री दरवाजे पर ही खड़े थे। उन्हें देखकर दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। भोला, मुझे पता चल गया है कि तुझे जंगल में कोई जादुई सिक्का मिला है। चुपचाप वो सिक्का मुझे सौंप दे, वरना अंजाम बुरा होगा। मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको किसी ने गलत खबर दी है। मेरे पास ऐसा कोई सिक्का नहीं है। मैं तो एक साधारण लकड़हारा हूँ। झूठ मत बोल भोला, पूरा गांव इसकी चर्चा कर रहा है। अगर तूने चुपचाप सिक्का नहीं दिया तो मैं खुद तेरा घर तलाश कर निकाल लूंगा। मालिक, दया कीजिए, हमारे पास वाकई ऐसा कोई सिक्का नहीं है। आप हमारी झोपड़ी की तलाशी लेकर देख सकते हैं, पर हमें परेशान मत कीजिए। अंधी औरत, तेरी बातों पर मुझे भरोसा नहीं। जोखन, इस झोपड़ी की एक एक कोना छान डालो, वो सिक्का ढूंढ निकालो अभी। जोखन झोपड़ी में घुसकर सामान उलट पलट करने लगे। भोला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसने सिक्के वाला बर्तन घर के पीछे झाड़ी में छुपा दिया था। मालिक, आप व्यर्थ ही हमें परेशान कर रहे हैं। हमारे पास सच में कुछ नहीं है। कृपया हम गरीबों पर इतनी सख्ती मत दिखाइए। ठीक है भोला, आज तो मैं खाली हाथ लौट रहा हूं, पर याद रख, मेरी नजर अब हमेशा तेरे घर पर रहेगी। जल्दी ही सच सामने आएगा। धनपाल अपने नौकर के साथ गुस्से में हवेली की ओर लौट गया। भोला ने राहत की सांस ली, पर सावित्री की आंखों में डर अब भी साफ झलक रहा था। इधर राजमहल के मुख्य द्वार पर सैनिक राजा वीरसेन और रानी कौशल्या को बाहर की ओर ले जा रहे थे। दोनों के वस्त्र साधारण कर दिए गए थे। चेहरों पर गहरा दुख और अपमान झलक रहा था। सेनापति अर्जुन, तुम भी मूक दर्शक बनकर यह अन्याय देख रहे हो? क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं रहा? इतने वर्षों की सेवा का यही फल है? महाराज, मेरा हृदय जानता है कि ये सब झूठ है, पर मंत्री दुर्गादास के पास इतनी ठोस प्रमाण हैं कि मैं अभी दरबार में कुछ नहीं कर सकता। मेरी बेटी पहले ही खो गई, अब ये राज्य भी छिन रहा है। हे ईश्वर, हमने आखिर कौन सा पाप किया था जो ये दिन देखना पड़ रहा है। तभी मंत्री दुर्गादास वहां पर आता है और राजा से कहता है, महाराज, आपको इस राज्य से जाना होगा। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, विक्रम ही अब देवराज की गद्दी संभालेंगे। यही न्याय संगत निर्णय है। दुर्गादास, तुम्हारी आंखों में मुझे आज साफ छल दिखाई दे रहा है, पर मेरे पास अभी कोई प्रमाण नहीं, इसलिए मैं चुपचाप चला जाऊंगा। राजा वीरसेन ने रानी का हाथ थामा और भारी कदमों से महल से दूर जाने लगे। अरे, ये तो महाराज और महारानी हैं। हे भगवान, इनकी ये हालत कैसे हो गई? इतने सम्मानित राजा को पैदल भटकते देख मेरा मन कांप उठा। हाँ भाई, आज नियति ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। हमें कुछ रास्ता नहीं पता, बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, न जाने कहाँ ठहरेंगे। महाराज, मेरे घर में जगह की कमी है, वरना मैं जरूर आपको आश्रय देता, पर आगे जंगल के किनारे एक पुरानी झोपड़ी खाली पड़ी है, वहां शरण ले सकते हैं। धन्यवाद मोहन, तुम्हारी दयालुता के लिए आभार। इस कठिन समय में भी तुमने हमें रास्ता दिखाया। महारानी, आप चिंता मत कीजिए, मैं समय समय पर आपकी खोज खबर लेता रहूंगा और जो थोड़ा बहुत हो सकेगा मदद भी करूंगा। राजा रानी मोहन को धन्यवाद देकर आगे बढ़ गए। सूरज ढलने से पहले वे जंगल के किनारे बनी उस पुरानी जर्जर झोपड़ी के पास पहुंचे, जो अब उनका एकमात्र सहारा थी। देखो कौशल्या, कल तक हम स्वर्ण सिंहासन पर बैठते थे,
आज इस टूटी झोपड़ी को अपना घर बनाना पड़ रहा है। ये कैसा क्रूर खेल है भाग्य का। महाराज, जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती, मुझे विश्वास है। दोनों ने मिलकर झोपड़ी के अंदर की टूटी चीजें ठीक की और वहीं रात बिताने की तैयारी करने लगे। और उनके दिलों में अपनी बेटी मयूरी की याद और भी गहरी हो उठी। दोपहर का दूसरा पहर था। भोला और सावित्री सिक्के वाले बर्तन को छाती से लगाए धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। दोनों के चेहरों पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं। सावित्री, जमींदार धनपाल अब भी हमारे घर के आसपास मंडरा रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो किसी दिन सिक्का ढूंढ ही ना ले। हाँ जी, मुझे भी रात रात भर नींद नहीं आती, पर हमने राजकुमारी को शरण दी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। भोला भैया, सावित्री दीदी, मेरी वजह से आप दोनों पर इतनी मुसीबत आ रही है, शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे आप पर बोझ नहीं बनना। नहीं राजकुमारी, ऐसा मत कहिए। आप हमारी बेटी समान हैं। जब तक हमारी सांस चलती है, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सही कहा इन्होंने राजकुमारी जी। गरीबी हमने बहुत देखी है, पर ईमान कभी नहीं बेचा। आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी रक्षा जरूर करेंगे। तभी बाहर से पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। भोला चौंक कर उठा और खिड़की से बाहर झांकने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सावित्री, कोई बाहर घूम रहा है ऐसा लग रहा है। हो सकता है धनपाल के नौकर हो। तुम चुपचाप बर्तन को कंबल के नीचे छिपा दो जल्दी से। भोला दरवाजे के पास डट कर खड़ा हो गया। बाहर निकलकर देखा तो पता चला वो हरिया था, जो अंधेरे में भोला के घर की ओर आ रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। भोला भाई, मैं हूँ हरिया, डरो मत। मुझे अभी अभी बाजार में पता चला कि जमींदार धनपाल कल सुबह फिर तुम्हारे घर आने की योजना बना रहा है। हे भगवान, अब क्या होगा हरिया? अगर वो फिर आया तो इस बार पूरी झोपड़ी उलट देगा। कहीं सिक्का उसके हाथ न लग जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। भोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे घर में ऐसा क्या राज है, पर तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त मानते हो तो बताओ, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। भोला ने कुछ पल सोचा, फिर गहरी सांस लेकर हरिया को अंदर बुलाया और उसे राजकुमारी मयूरी के सिक्के में बदलने की पूरी सच्चाई बता दी। क्या? ये तो स्वयं राजकुमारी मयूरी हैं। भोला, ये तो बहुत बड़ी बात है। हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। ये रहस्य कहीं फैलना नहीं चाहिए। हरिया भैया, कृपया आप भी ये बात किसी को मत बताइएगा। मेरी जान इसी गोपनीयता में सुरक्षित है। मुझ पर भरोसा रखिए। आप निश्चिंत रहिए राजकुमारी, मेरे मुंह से ये बात कभी बाहर नहीं निकलेगी। भोला कई रातों से सोच रहा था कि राजकुमारी का श्राप कैसे टूटे। एक सुबह उसे गांव के बुजुर्ग से पता चला कि जंगल के भीतर एक सिद्ध साधु की कुटिया है, जो हर पहेली का हल जानता है। सावित्री, मैं आज उस साधु की कुटिया ढूंढने जंगल जा रहा हूँ। शायद वही राजकुमारी का श्राप तोड़ने का कोई रास्ता बता सके। जाइए जी, पर सावधान रहिएगा, रास्ता कठिन होगा। राजकुमारी की मुक्ति के लिए ईश्वर जरूर आपका साथ देंगे। मैं यही प्रार्थना करती रहूंगी। भोला भैया, इतना कष्ट मत उठाइए मेरे लिए। आपने पहले ही मुझे इतना अपनाया है, अब और खतरा मोल मत लीजिए। राजकुमारी, आप हमारी बेटी समान हैं। आपकी मुक्ति के लिए मैं कोई भी कष्ट सहने को तैयार हूँ। बस आप हिम्मत मत हारिएगा। भोला सिक्के को अपनी धोती में बांधकर घने जंगल की ओर चल पड़ा। घंटों चलने के बाद उसे एक पुरानी कुटिया दिखाई दी, जिसके सामने एक तेजस्वी साधु ध्यान लगाए बैठा था। प्रणाम साधु महाराज, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मुझे एक श्रापित राजकुमारी को मुक्त कराने का उपाय चाहिए। कृपया मेरी सहायता कीजिए। मुझे पता है तुम क्यों आए हो भोला। ये श्राप तभी टूटेगा जब नील नगरी से एक दुर्लभ पुष्प लाया जाए, जो केवल पूर्णिमा की रात खिलता है। नील नगरी? ये जगह कहाँ है साधु महाराज? मैंने पहले कभी इसका नाम नहीं सुना। कृपया मुझे रास्ता बताइए, मैं तुरंत वहां जाऊंगा।
ये जंगल के उस पार नदी के किनारे बसी एक रहस्यमयी नगरी है, पर वहां पहुंचने पर तुम्हें द्वारपाल के 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मैं तैयार हूं साधु महाराज। राजकुमारी की मुक्ति के लिए मैं हर परीक्षा से गुजरने को तैयार हूं। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ भोला, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। ये लो, ये मार्ग दिखाने वाला ताबीज, ये तुम्हें नील नगरी तक ले जाएगा। भोला साधु को प्रणाम कर ताबीज लेकर आगे बढ़ गया। कई घंटे चलने के बाद वो नदी के किनारे पहुंचा, जहां धुंध के बीच से एक चमकीली नगरी धीरे धीरे प्रकट हुई। नगरी के द्वार पर एक आवाज आती है, जिसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। रुको मनुष्य, इस नगरी में प्रवेश से पहले तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा, वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। पूछिए द्वारपाल महाराज, मैं राजकुमारी की मुक्ति के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे विश्वास है सत्य के मार्ग पर चलकर मैं हर प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। पहला प्रश्न, बताओ, संसार में सबसे भारी वस्तु क्या है जो एक इंसान उठा सकता है? मेरे विचार से किसी दूसरे का दुख अपने कंधों पर उठाना ही सबसे भारी बोझ होता है द्वारपाल महाराज। यही मेरा उत्तर है। सही उत्तर। दूसरा प्रश्न, बिना स्वार्थ के दिया गया सहारा किस चीज से भी अधिक मूल्यवान होता है? वो सोने चांदी से भी अधिक मूल्यवान होता है द्वारपाल जी, क्योंकि सच्चा सहारा दिल से मिलता है, धन से नहीं खरीदा जा सकता। उत्तम। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न, बताओ, कोई व्यक्ति सच्चा राजा कब कहलाता है? जब वो गद्दी पर बैठे या जब वो अपनी प्रजा और अपने से कमजोर लोगों की सच्चे मन से रक्षा करे, तभी वो असली राजा कहलाता है द्वारपाल महाराज, गद्दी से नहीं। द्वारपाल ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और नगरी का द्वार खोल दिया। भोला भीतर पहुंचा, जहां चांदनी में एक अनोखा नीला पुष्प चमक रहा था, जिसकी पंखुड़ियां मानो जीवित होकर हल्की हल्की कांप रही थीं। भोला ने कांपते हाथों से उस पुष्प को तोड़ा और सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी की मुक्ति अब पास दिखाई दे रही थी। भोला नीला पुष्प सीने से लगाए खुशी खुशी अपने गांव की ओर लौट रहा था। सिक्का अब भी उसकी धोती में बंधा था। तभी सामने से घोड़े पर सवार विक्रम, जो अब राजमहल का नया राजा बन चुका था, अपने सिपाहियों के साथ आता दिखा। रुक जा लकड़हारे, तेरी धोती में ये क्या चमक रहा है? इधर आ, मुझे साफ साफ दिखा। राजा की नजर से कुछ छुपा नहीं सकता। महाराज, ये तो बस एक साधारण सिक्का है, मुझे रास्ते में मिला था। इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है, कृपया मुझे जाने दीजिए। झूठ मत बोल, ये स्वर्ण मुद्रा राजमहल की मोहर वाली है। ये तेरे जैसे गरीब आदमी के पास कैसे आई? चुपचाप ये मुझे सौंप दे अभी। महाराज, दया कीजिए, ये मुद्रा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे मुझसे मत लीजिए। मैं आपके चरणों में गिड़गिड़ाता हूँ, कृपया समझिए मेरी बात। एक गरीब लकड़हारे को राजमुद्रा की क्या जरूरत? ये मुद्रा राजकोष की संपत्ति है, इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। चुपचाप निकाल इसे। भोला भैया, कुछ मत कहिए अभी, चुप रहिए। मुझे पहचान लिया तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। भोला ने कांपते हाथों से धोती से सिक्का निकाला। सिपाही ने झपट कर उसे विक्रम के हाथ में थमा दिया। विक्रम सिक्के को गौर से देखते ही चौंक गया। ये चमक तो साधारण सोने की नहीं है, इसमें कुछ रहस्य छुपा है। सिपाहियों, इस लकड़हारे को तुरंत बंदी बना लो, इससे पूछताछ करनी होगी। नहीं महाराज, मुझे मत पकड़िए। मेरी अंधी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही है, उसका मेरे सिवा कोई सहारा नहीं है। दया कीजिए मुझ पर। बहाने मत बना लकड़हारे, ये मुद्रा जरूर किसी बड़े रहस्य से जुड़ी है और मैं वो रहस्य जाने बिना तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसे कारागार ले चलो। सिपाहियों ने भोला के हाथ रस्सी से बांध दिए। नीला पुष्प उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। भोला की आंखों से आंसू बह निकले। वो असहाय होकर घिसटते हुए महल की ओर ले जाया गया। उधर जंगल की टूटी कुटिया में राजा वीरसेन और रानी कौशल्या एक पुराने दिए की धीमी रोशनी में बैठे थे। दोनों के चेहरों पर थकान और गहरा विषाद झलक रहा था। कौशल्या, कल तक मैं हजारों प्रजा का राजा था, आज एक जलती लकड़ी और मुट्ठी भर अनाज के लिए भी तरस रहा हूं।
ये कैसी नियति है? महाराज, धन और सिंहासन खो गए तो क्या हुआ? मुझे बस इतना दुख है कि हमारी मयूरी कहाँ होगी। वो जीवित भी है या नहीं, ये सोचकर रातों को नींद नहीं आती। मुझे विश्वास है कौशल्या, हमारी बेटी कहीं ना कहीं जिंदा है। ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि हमसे सब कुछ एक साथ छीन ले। काश हम एक बार फिर उसे गले लगा पाते महाराज। उसके बिना ये जीवन, ये राज्य, ये सिंहासन, सब कुछ अधूरा और निरर्थक लगता है। राजा वीरसेन ने रानी का हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। उधर राजमहल में विक्रम सिक्के को लेकर सीधा अपने पिता मंत्री दुर्गादास के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर उत्सुकता और घबराहट दोनों साफ दिख रहे थे। पिताजी, देखिए ये सिक्का, इसमें कोई असाधारण शक्ति है और इसे लाने वाला लकड़हारा भी कुछ छुपा रहा था। मैंने उसे बंदी बना लिया है। दिखा तो सही मुझे, ये चमक तो मैंने पहले भी कहीं देखी है। ये वही स्वर्ण आभा है जो राजकुमारी मयूरी के गायब होने के दिन जंगल में फैली थी। क्या मतलब पिताजी? कहीं ये सिक्का ही तो? हाँ पुत्र, मुझे अब पूरा यकीन हो गया है, यही राजकुमारी मयूरी है। अगर ये सिक्का हमारे पास रहा तो हम इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर सकते हैं। मंत्री दुर्गादास ने सिक्के को कसकर मुट्ठी में बंद कर लिया। उसकी आंखों में एक नई खतरनाक चमक उभर आई। कारागार में बंद भोला दूर से ये सब देख रहा था। उसका दिल डर और चिंता से भर उठा। मंत्री दुर्गादास सिक्के को मुट्ठी में दबाए कारागार की ओर लौटा, जहां भोला बंदी बना बैठा था। उसके चेहरे पर अब चालाकी भरी मुस्कान थी। भोला, तुझे इस समय आजाद कर रहा हूं, क्योंकि जो चीज मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है। अब तेरी कोई उपयोगिता नहीं बची मेरे लिए। मंत्री जी, कृपया वो सिक्का मुझे लौटा दीजिए। वो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। मैं आपके पैरों पड़ता हूँ, दया कीजिए, वो मुझसे मत छीनिए। चुप रह लकड़हारे, अब ये मुद्रा राजमहल की धरोहर है, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तू खुशकिस्मत है कि मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। अब निकल यहाँ से। सिपाहियों ने भोला के हाथ की रस्सी खोल दी। भोला लड़खड़ाते कदमों से कारागार से बाहर निकला। उसकी आंखों में सिक्के को खोने का गहरा दुख साफ झलक रहा था। हे भगवान, अब मैं सावित्री को क्या मुंह दिखाऊंगा? और राजकुमारी अब उस दुष्ट मंत्री के हाथों में है। उनका क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भोला भारी मन से जंगल के रास्ते अपने गांव की ओर चल पड़ा। सूरज ढलने को था। हवा में उदासी घुली हुई थी। हर कदम पर उसे अपनी असफलता का बोझ महसूस हो रहा था। रास्ते में अचानक भोले की नजर सामने से आ रहे राजा वीरसेन और रानी कौशल्या पर पड़ी। दोनों साधारण वस्त्रों में लकड़ियां बीनते हुए झोपड़ी की ओर लौट रहे थे। महाराज, महारानी, आप यहाँ इस हालत में? ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा मन विश्वास नहीं कर पा रहा कि ये वही राजा रानी है। हाँ भोला, नियति ने हमें यहाँ ला पटका है। तुम बताओ, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? तुम भी किसी बड़ी मुसीबत में फंसे लगते हो। महाराज, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, पर डर लगता है कि कहीं ये बात किसी और तक ना पहुँच जाए। ये बहुत गोपनीय है। निडर होकर बोलो भोला, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हम पहले ही सब कुछ गवा चुके हैं। तुम पर विश्वास है हमें। महारानी, मुझे जंगल में एक सोने का सिक्का मिला था, जो असल में एक इंसान था जिस पर श्राप था, पर वो अभी अभी मंत्री दुर्गादास के हाथ लग गया है। क्या? श्रापित इंसान? भोला, कहीं तुम्हारा इशारा? नहीं, ये इतना संभव नहीं लगता, पर मेरा हृदय अभी से बेचैन होने लगा है। आगे बताओ। महाराज, मुझे पूरी बात कहने की हिम्मत नहीं हो रही, पर इतना जरूर कहूंगा कि वो मुद्रा राजमहल की मोहर वाली थी और उसमें एक स्त्री की आवाज थी। रानी कौशल्या का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वो भोला का हाथ कसकर पकड़ बैठी। उसकी आंखों में एक अनकहा डर और उम्मीद दोनों झलकने लगे। भोला, वो आवाज कैसी थी? कृपया बताओ, मेरा दिल कुछ अजीब सा कहने लगा है। मुझे सच जानना है, अभी बताओ मुझे। महारानी, मुझे क्षमा करें, अभी इतना कहना उचित नहीं होगा। पहले मुझे घर जाकर सावित्री से मिलना है, फिर मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा।
भोला उन्हें आश्वासन देकर आगे बढ़ गया, पर पीछे मुड़कर देखा तो राजा रानी की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जलती दिखी। भोला थके कदमों से अपनी झोपड़ी पहुंचा। सावित्री दरवाजे पर बैठी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आहट सुनते ही वो उठ खड़ी हुई। आ गए आप? इतनी देर कहाँ लगा दी? मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। कुछ बोलिए, सब ठीक तो है ना? राजकुमारी कहाँ है? सावित्री, एक बहुत बुरी बात हो गई है। राजकुमारी अब हमारे पास नहीं है। रास्ते में विक्रम ने सिक्का छीन लिया और अब वो मंत्री दुर्गादास के हाथ लग चुकी है। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। बेचारी राजकुमारी अब उस दुष्ट मंत्री के चंगुल में है। अब उनका क्या होगा? हमें कुछ करना ही होगा भोला। सावित्री, मुझे रास्ते में राजा रानी भी मिले। मैंने उन्हें आधी बात बता दी है, पर पूरा सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। कल फिर उनके पास जाना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में लिखिए दूसरा चैप्टर, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राजकुमारी मयूरी का ये रहस्य अभी अधूरा है। आगे क्या होगा भोला और सावित्री का, राजा रानी को पूरा सच कब पता चलेगा, ये जानने के लिए अगले चक्कर का इंतजार कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।